हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी क्लास 12 की तैयारी। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे और अच्छे से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स 2025 भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जिसका संकेतांक 346 जे वाई है, तो आज के इस वीडियो में इसका संपूर्ण हल देखने वाले। तो आपके प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें से आपके जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। और जो आपका खंड आ आता है, खंड आ के अंतर्गत आपके 6 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पीय, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका यह है कि यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांतिक कोण θ2 हो तब देखिएगा। तो पहला प्रश्न है आपका ये कि जो ध्रुवण कोण है, ध्रुवण ध्रुवण कोण θ1 है और जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या है? थीटा हमारा 2, थीटा हमारा 2 है। तो देखो सर्वप्रथम समझते हैं ध्रुवण कोण क्या होता है। इसको हम जानते हैं बूस्टर के नियम से जानते हैं। ठीक, बूस्टर का नियम क्या है कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश पारदर्शी माध्यम से परावर्तित होकर वह ध्रुवित समतल हो जाता है, उसे हम कहते हैं बूस्टर का नियम। तो बूस्टर का नियम ये भी कहता है कि जो उस माध्यम का अपवर्तनांक है, जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो 10 आईपी के बराबर होता है, आईपी के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आईपी है क्या है? अपवर्तक कोण है। और यहाँ पर हमारा कोण क्या है? यहाँ पर कोण हमारा थीटा है, θ1 है तो θ1 रख लेंगे। ठीक है। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है? जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित तथा अपवर्तित किरण के जो मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण उस माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक n बराबर 1 अपान में साइन और क्रांतिक कोण c। लेकिन यहाँ पर क्रांतिक कोण कितना हमारा? θ2 है तो θ2 रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 की तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुलना करें। तो तुलना करेंगे तो हमको इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा हमको tan θ1 बराबर क्या मिल जाएगा हमको? 1/sin θ2। आप देखिए इसका हम क्रॉस जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? tan θ1 इंटू में sin θ2 बराबर 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ हम ये कह सकते हैं जो हमारा ये इसमें जो ऑप्शन दिए ये रॉन्ग है और इसका कोई दूसरा भी हल नहीं है। और यदि आपको इसका हल पता हो तो आप एक्सपेरिमेंट के साथ कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न यह है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x परंताप t के साथ बदलती है। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है आपका। दूसरा प्रश्न ये है कि किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x उसके परंताप के साथ बदलती है। इसको हम जानते हैं क्यूरी के नियम से। अब जो क्यूरी का नियम है आपका वो आपके सिलेबस में नहीं है। 2024 और 25 के सिलेबस में भी नहीं था और 2025 और 26 के सिलेबस में भी नहीं है। ये प्रश्न आ गया, परंतु ये प्रश्न आ गया था। ठीक है, तो देखिएगा क्यूरी के नियम से लिखेंगे, क्यूरी के नियम से क्यूरी के नियम से। तो क्यूरी का नियम क्या कहता है? क्यूरी का नियम ये कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है उसके परंताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी x इनवर्सनल प्रोपोर्शनल 1/t के। तो देखिए जब हम अब देखिएगा ये हमारा टी है, हर में जो हर को जब हम हर को अंश में ले जाते हैं तो उसका जो घात होती है उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल t इनवर्स हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि किसी आवेश किसी आवेश भाग की गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र ई से सही संबद्ध है। चलिए देखते हैं आपका जो तीसरा प्रश्न यह है कि आवेश वाहक की गतिशीलता 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 क्या है, म्यू है, और अनुगमन आवेश का अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग हमारा वीडी है, और वैद्युत क्षेत्र है हमारा, वैद्युत क्षेत्र है हमारा ई। तो कह रहे हैं इनमें संबंध बताइए। देखिए जो गतिशीलता होती है वो क्या होती है, आवेश का अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो म्यू बराबर क्या हो जाएगा हमको प्राप्त, म्यू बराबर, तो यहाँ में म्यू बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, बी डी अपान में ई। तो इसका आपका पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका ये है कि 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत आती है। पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका ये है, चौथा प्रश्न कि 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति किस क्षेत्र में आती है। तो एक जो गीगाहर्ट्ज होती है वो 300, याद रखना 300 मेगाहर्ट्ज के बराबर होती है। एक जो गीगाहर्ट्ज होती है 300 मेगाहर्ट्ज के हर्ट्ज के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो 1 गीगाहर्ट्ज आती है वो आती है हमारी रेडियो तरंग के अंदर, रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो तरंग के अंतर्गत हमारी ये आती है। तो इसमें भी आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए आपका पांचवा प्रश्न यह है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100 टी वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन 100 टी प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया परपथ में व्यय शक्ति ऊर्जा, सॉरी परपथ में व्यय शक्ति होगी। चलिए निकालते हैं इसको। तो इसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इधर रफ किए दे रहा हूं मैं। आपका पांचवा प्रश्न ये है, पांचवा प्रश्न नंबर है। ठीक है, पांचवा प्रश्न ये है कि उन्होंने वोल्टेज का समीकरण तथा धारा का समीकरण उन्होंने दिया है। वोल्टेज का समीकरण तो साइन 100 टी, ये 100 टी, ये उन्होंने वोल्टेज का समीकरण दिया है, और धारा का समीकरण दिए है क्या, और धारा का समीकरण ये दिया है 100 साइन 100 टी प्लस π/3। अब देखिए जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहां लिखेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ जो हमारा V0 है ये हमारा वोल्टेज का शिखर मान है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना करेंगे तो हमारा जो V0 है वो हमको कितना प्राप्त होगा, 100। कितना प्राप्त होगा, 100 वोल्ट। और यहाँ से ओमेगा की तुलना करेंगे तो भी हमको 100 प्राप्त होगा, लेकिन हमको ओमेगा इसमें आवश्यकता नहीं है तो ओमेगा नहीं लेंगे। और यदि हम धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, वो भी सेम होता है, I बराबर I0 साइन
ओमेगा टी प्लस यहाँ पे थीटा है तो फाई रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर तुलना करेंगे इस समीकरण से, तो हमको जो आई नॉट है वो हमको क्या ज्ञात होगी, 100 ज्ञात होगी, और जो हमको फाई है वो हमको पाई बाई 3 ज्ञात होगा। अब देखिएगा हमको क्या निकालना है, वैद्युत शक्ति। अब वैद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर V आर एम एस इंटू में आई आर एम एस कॉज फाई, ये होता है वैद्युत शक्ति का फार्मूला। लेकिन हमको क्या पता है, वोल्टेज का शिखर मान पता है, धारा का शिखर मान पता है, हमको वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, इसे बोलते हैं आरएमएस का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल। तो वर्ग माध्य मूल हमको नहीं पता, तो वर्ग माध्य मूल निकालते हैं। तो वर्ग माध्य मूल कैसे निकाला जाता है, देखिएगा यहाँ निकाल, वर्ग माध्य मूल का सूत्र क्या होता है, जैसे वोल्टेज का निकालेंगे तो आर एम एस बराबर हो जाएगा शिखर मान अपान में अंडर रूट 2, ये फार्मूला होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे शिखर मान कितना है, 100 है, रूट 2। अब हम क्या करेंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे 2 गुणा करा देंगे, तो हमको जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना, ये 50 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमको ठीक है, वोल्टेज वोल्ट यहाँ पे मात्रा जिसके लिए वोल्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमको धारा का भी आर एम एस मान ज्ञात करना चाहिए, तो आई आर एम एस, ये भी सेम फार्मूला होता है आई नॉट बटे अंडर रूट 2। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा 100 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, तो ये भी हमारा 50 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मिली एम्पियर में दिया है, क्या मिली एम्पियर में। अब मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा करना पड़ेगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, ये एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए हम इसका मान सकता रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तो P बराबर, जब हम इसका मान रखेंगे V का, तो ये हमको 50 अंडर रूट 2 इंटू 50 अंडर रूट 2 इंटू में 10 के पावर -3 इंटू में कॉज पाई बाई 3 था, पाई बाई 3 था। तो पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, यानी 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री। तो 50, तो P बराबर इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 2500, और ये अंडर से अंडर गुणा होगा तो ये मर जाएगा 2, और 10 के पावर -3 तो है, और इस cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो P बराबर प्राप्त होगा 2500 इंटू 10 के पावर -3, ठीक है। अब देखिएगा ये 10 के पावर -3 है, यानी कि हम जो दशमलव है 3 अंक आगे बढ़ा सकते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर हमको 2.5 वाट जो हमको वैद्युत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आपका अगला नंबर प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका 6 नंबर प्रश्न क्या है कि एक हाइड्रोजन परमाणु है, इस प्रकार से हाइड्रोजन कोई परमाणु है, और जो इसकी त्रिज्या है वो r है, और क्या कह रहा है कि इसके केंद्र पर जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित मानते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस केंद्र के चारों ओर चक्कर काट रहा है। ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। अब देखिएगा हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि इन पर आवेश तो समान होगा, प्रकृति भी समान है, तो इन पर एक बल कार्य कर रहा है। कौन बल कार्य कर रहा है, वैद्युत बल कार्य कर रहा है, वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो वैद्युत बल, यहाँ वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, E है, तो E इंटू में E और बटे अपान में आर स्क्वायर होता है, ये होता है। तो ये हमारा वैद्युत बल इसमें कार्य कर रहा है। अब देखिएगा ये दोनों
अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन है, अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन है तो यानी इनकी दोनों की प्रकृति कैसी समान है, और जब समान प्रकृति के हैं तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर धक्का देगा, तो जब धक्का देगा तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, इसको घूमना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि घूमना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये धक्का मार रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो यानी दूर भागना चाहिए, तो ये घूम क्यों रहा है। यानी कि इससे यह साबित होता है इसमें एक और बल कार्य कर रहा है। एक और बल कौन कार्य कर रहा है, एक अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। कौन, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है एफ ई बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर आर। और ये दोनों, अब देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस क्यों है, ये बैलेंस जब होगा जब ये दोनों हमारे जो बल है वो बैलेंस होंगे। जब हमारे दोनों बल बराबर होंगे तभी तो ये एक जगह से घूम रहा है, वरना घूमेगा ही नहीं। तो यहाँ पर यानी कि मतलब ये हुआ, यहाँ साबित ये होता है कि जो F बराबर है वो हमारा एफ ई के अभिकेंद्र बल के बराबर है। तो यहाँ इसका मान रखेंगे तो क्या होगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर आर। ठीक है, अब एक आर से एक आर यहाँ पे, अब इस एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी एक आर बचेगी। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या बचा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर बराबर एम बी स्क्वायर बचा। ठीक है, अब हमको पूछा क्या था, गतिज ऊर्जा पूछी थी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होती है। क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हम एम बी का मान, एम बी स्क्वायर का मान यहाँ से रख सकते हैं। तो के ई बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, के ई प्राप्त होगा 1 में तो हाफ और इंटू में क्या हो जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा के ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान में 2r। तो ये हमको गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका खंड आ हो गया। ये खंड आपका 6 नंबर का था, प्रत्येक प्रश्न आपका एक नंबर का था, वो कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं खंड बा की ओर। खंड बा के अंतर्गत आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 6 प्रश्न होते हैं, एक अंक के ये भी होते हैं। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। चलिए आपका देखते हैं, पहला प्रश्न ये है दूसरे का नंबर प्रश्न ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 उदाहरणों का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, इनके लिए 2 उदाहरण बता सकते हैं आपको। इसका पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना जो पूर्ण आंतरिक का एक उदाहरण है। यानी कि जैसे कि क्या हीरे का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसमें कोई प्रकाश प्रवेश कर जाता है तो वह प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता है, और होता भी है तो उसी हीरे के अंदर भी होता है, जिससे कि जो हमारा हीरा है सबसे अधिक चमकता है। तो पहला उदाहरण आपका ये हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण ये है आपका मृग ट्रस्ट, मृग ट्रस्ट। दूसरा उदाहरण आपका मृग ट्रस्ट। मृग ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई सड़क है और गर्मियों के मौसम में अधिकतर ये होता है कि सड़क, यदि हम दूर थोड़ा सड़क पर हम चल रहे हैं तो हमको कुछ दूरी पर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर पानी भरा है, और परंतु वहां पर पानी नहीं होता है। वो भी तुम्हारा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आपने देखा होगा, एनालिसिस भी किया होगा कभी, जब आप सड़क पर से चल रहे हैं या अपने बाइक से चल रहे हैं तो आगे देखते हैं कि जैसे कि रोड में हमको लगता है कि आगे पानी जैसा भरा है, लेकिन वहां पानी नहीं होता है। वही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक और उदाहरण हुआ। तो उदाहरण हमारे 2 हो गए, ये आप लिख देना ऐसे। ठीक है, चलिए आपका दूसरे का खा नंबर प्रश्न क्या है, खा नंबर प्रश्न यह है कि अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है।
डोपिंग का क्या अर्धचालक? डोपिंग, डोपिंग का क्या अर्थ होता है? डोपिंग का अर्थ यह होता है जब अर्धचालक में कुछ हम अशुद्धियां मिला देते हैं तो उसे डोपिंग कहते हैं। अब अशुद्धियां क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियां मिलाई जाती है। किसमें? अर्धचालक में। जैसे कि हमारे पास जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम है। ये हमारा जर्मेनियम है। इसमें हम 3 संयोजन या 5 संयोजन वाला कोई तत्व मिला देते हैं। 3 संयोजन वाला जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम, ये 3 संयोजन वाला है। और 5 संयोजन वाला जैसे 5 संयोजन वाला फास्फोरस, जब इसमें हम जर्मेनियम में मिला देते हैं तो इसके एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं। तो ये हमारा कैसा हो जाता है? इसमें हम तो ये हमारा ये अर्धचालक है और अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिला देते हैं जिससे कि इसकी जो विद्युत चालकता है वो बढ़ जाती है। तो ये हुआ आपका डोपिंग का। ठीक है, ये आप लोग लिख देंगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का अर्थ क्या है? ठीक है, इसको समझते हैं। ये आपका गा नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का अर्थ क्या है? सर्वप्रथम समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई धातु है, उस धातु पर हम कोई उच्च आवृत्ति तथा निम्न तरंग दैर्ध्य का कोई प्रकाश डालते हैं तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब देखिए धातु में तो अनेक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने होने लगते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी कि उठने लगते हैं। प्रकाश उनको अवशोषित करने लगता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसमें क्या निरोधी वो क्या होता है? निरोधी वो को समझते हैं। देखिएगा, जैसे कि मेरे पास ये 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हैं, एक पर ऋण आवेश उपस्थित है और एक पर धन आवेश उपस्थित है। अब इन दोनों प्लेटों को हम एक तार के द्वारा संबंधित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तार के द्वारा संबंधित कर देते हैं। ये हमारी ऋण और ये हमारी प्लस, तार के द्वारा संबंधित कर देते हैं। तो हमको क्या करते हैं, जो हमारी ये ऋण प्लेट है, इस ऋण प्लेट में हम क्या करते हैं? एक प्रकाश किरण डालते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण डालते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब किसी धातु पर कोई प्रकाश किरण गिरती है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर लेती है। तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगी। क्या करेगी? उत्सर्जित करेगी, यानी उठाएगी। और जैसे ही उठाएगी तो ये हमारी कैसी प्लेट है? धन प्लेट है। तो ये अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। यानी कि आपको सभी को पता है विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कर लेगा? जैसे ही ये इससे उत्सर्जित करेगा इसको, वैसे ही इसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस को मिला, वैसे ही तुरंत इसमें धारा आई प्रवाहित हो जाएगी। अब जब धारा आई प्रवाहित होगी तो इसमें वोल्टेज भी प्रवाहित होगा, वोल्टेज भी उत्पन्न हो जाएगा। तो वोल्टेज V नॉट मान लीजिए, V नॉट मान लीजिए। इसी वोल्टेज को हम कहते हैं क्या? निरोधी विभव। क्या कहते हैं? निरोधी विभव। आई होप ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट मीटर में पृष्ठ A वेक्टर 2j कैप मीटर स्क्वायर में संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलिए ये बहुत सिंपल है। आपका घ नंबर प्रश्न ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, इसमें वैद्युत क्षेत्र दिया है क्या? E वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, वोल्ट बटे मीटर दिया। फिर आपका जो एरिया है, एरिया भी दिया है इन्होंने, एरिया दिया है 2j कैप मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स पूछा, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान रखेंगे तो हमारा 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू में हो जाएगा हमारा 2j कैप। ठीक है, अब देखिएगा j और इंटू आई होता तो वो शून्य हो जाता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ इसका करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारे शून्य हो जाएगा। इसके साथ में करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर हमारा जो फ्लक्स है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि गैल्वेनोमापी को वोल्ट मापी में कैसे रूपांतरित करेंगे। ठीक है, करते हैं या करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका ये प्रश्न आपका नंबर है, प्रश्न नंबर इंगा है। क्या है कि एक गैल्वेनोमापी है, उसको हमें वोल्ट मापी में बदलना है। ठीक है, तो गैल्वेनोमापी क्या होता है, ये आपका कोई गैल्वेनोमापी है जिसका जो प्रतिरोध होता है वो जी होता है। कितना होता है, जी होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको वोल्ट मापी में बदलना। तो वोल्ट मापी में बदलने के लिए हमको उच्च उच्च प्रतिरोध इसमें लगाना पड़ेगा, उच्च प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा जब इसमें उच्च प्रतिरोध लगाएंगे तो क्या होगा, ये प्रतिरोध मान लीजिए आर है। क्या मान लीजिए, आर है। ठीक है, अब देखिएगा मान लीजिए इसमें धारा जो है हमारी आई प्रवाहित हो रही है। क्या, आई प्रवाहित हो रही है। अब आप जानते हैं कि जो वोल्ट होता है वो होता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। लेकिन हमें ये टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस क्या, ये जो हमारा प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध है कैसा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए जो हमारा क्या हो जाएगा, G प्लस आर। क्या हो जाएगा, ये जी क्या हो जाएगा, G प्लस आर, G प्लस आर हमको वोल्टेज। ठीक है, अब देखिएगा ये आ जाएगा हमारे बटे में, तो V बटे क्या हो जाएगा, I, और इस G को भी हम इधर पास करेंगे तो ये माइनस कर दिया जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो यानी ये हमारा वोल्टेज में रूपांतरित तो हो गया। इसको सिद्ध करना, ये हमारा प्रश्न नंबर इंगा है। ठीक है, आप देखिए आपका अगला व आखिरी प्रश्न यह है कि वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है। वाटहीन, अब देखिए वाटहीन धारा का मतलब, हम वाटहीन से ये मतलब चल रहा है। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति, हीन का मतलब नहीं। यानी इससे ये साबित होता है जिसमें शक्ति ना हो उसे ही हम वाटहीन धारा कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो उसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। यानी कि इससे इसकी जो डिफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि यदि आप लिखना चाहें तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती प्रतिरोध में धारिता तथा प्रेरकत्व जुड़ा हो, परंतु उसमें जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो शून्य हो। धारा प्रवाहित हो परंतु उसमें जो वैद्युत शक्ति वो शून्य हो। ये आपकी वाटहीन धारा का डिफिनेशन हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी और मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं आप सभी को लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो अगले वीडियो में मैं आप सभी को इसके आगे वाले प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।